हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 48वीं से 52वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम जो 2008 में हुआ था उसका कंप्लीट सलूशन देखेंगे। इसके पहले हम लोग 47th बीपीएससी का वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं। तो 48 से लेकर के 52वीं ये पाँचों का एक साथ एग्ज़ाम हुआ था 2008 में, और इसके बाद अगला एग्ज़ाम हुआ था 2012 में जो कि 53वीं से लेकर के था। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के लिए एक निश्चित राजस्व सुनिश्चित करना था। इसे कहीं कहीं इस्तमरारी या जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। इसमें जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया और उन्हें कुल वसूल किए गए लगान का 10/11 हिस्सा सरकार को देना होता था और 1/11 हिस्सा अपने पास रखना होता था। यानी कि 10/11 कौन लेता था? ब्रिटिश लेते थे, और 1/11 जमींदार। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और इसके जो महासचिव थे वो थे एन.जी. रंगा। स्वामी सहजानंद ने बिहार में हुंकार नामक पत्रिका का भी संपादन किया था, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसको शॉर्टकट में बोलते हैं AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1920 को। कहाँ पर? तो ये हुई थी बॉम्बे में। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे N.M. जोशी। पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और संस्थापक थे M.N. जोशी। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ बैप्टिस्टा, और महासचिव थे दीवान चमन लाल। इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लाला लाजपत राय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद के जुड़वा बच्चे हैं, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था केरल में। केरल में कहाँ पे? मालाबार तट पर हुआ था ये। और ये कब हुआ था? 1921 में। यह मुस्लिम काश्तकारों, जिन्हें मोपला कहते थे, इनके द्वारा हिंदू जमींदारों और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ये विद्रोह किया गया था। इसके मुख्य नेता कौन थे? इसके मुख्य नेता थे अली मुस्लियार। अली मुस्लियार। यह विद्रोह खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ गया था, जिसे गांधी जी और शौकत अली का भी समर्थन प्राप्त था। नेक्स्ट देखते हैं, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर क्षेत्र, मुख्यतः रांची और खूंटी में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस विद्रोह को हम उलगुलान या महान हलचल के नाम से जाना जाता है। ये आपने पढ़ा होगा, उलगुलान, या फिर इसे ही हम महान हलचल के नाम से जानते हैं। बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया था और सिंह बोंगा यानी जो एक ईश्वर था उसका पूजा का उपदेश दिया था। सिंह बोंगा ईश्वर का पूजा का उपदेश दिया था। झारखंड में उनके जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसे, जनजातीय गौरव दिवस 15 जनवरी। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेगम ऑफ अवध। बेगम हजरत महल इनका नाम था। ये अवध की बेगम थी, बेगम हजरत महल। लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया था। लखनऊ में विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो वो था कैंपबेल। कैंपबेल था जिसने ये विद्रोह दबाया था। हारने के बाद बेगम हजरत महल कहाँ चली गई थी? तो ये नेपाल चली गई थी हारने के बाद।
नेक्स्ट है, भारत में जारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा फुले आंदोलन। तो नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले ने महिला शिक्षा और विधवाओं के उत्थान के लिए शुरू किया था। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी थी। ज्योतिबा फुले ने एक और काम किया था, याद रखना है कि 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक है उसका नाम है गुलाम गिरी। एग्जाम में पूछा गया है। इन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल भी खोला था। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये सबको पता होगा, जयप्रकाश नारायण। 1931 में गंगा शरण सिंह, राम बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी थी, जिसे 1934 में औपचारिक रूप दिया गया था। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, जिसका अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, इसमें से कौन सा होगा? तो ये होगा बी, 1926 से 1939। इस काल के दौरान भारतीय मजदूर संघों पर वामपंथी और साम्यवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव था। 1928 में गिरणी कामगार यूनियन जैसी उग्रवादी ट्रेड यूनियनों का उदय हुआ। इसी दौरान मेरठ षड्यंत्र केस 1919 हुआ था, जिसमें कई कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली रेल लाइन 6 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से ठाणे, जो कि 34 किलोमीटर था, के बीच ट्रेन चली थी। डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक भी माना जाता है। डलहौजी ने ही व्यवगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और डाक सुधार लागू किया था। बिहार में पहली रेल 1862 में बिहार में कब चली थी? तो 1862 में हावड़ा से मुगल सराय के बीच शुरू हुई थी। मुगल सराय। नेक्स्ट है, मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो ऑप्शन होगा बी, बटाई शब्द या बंटाई लगान निर्धारण का तरीका था। ये बटाई व्यवस्था के तहत फसल काटने के बाद राज्य और किसान के बीच उपज का हिस्सा तय किया जाता था। बटाई 3 प्रकार की होती थी, मैं उसे यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला था खेत बटाई, ये खेत में ही बंटवारा कर दिया जाता था। दूसरा था लंग बटाई, ये फसल काटने के बाद गठरों में बंटवारा किया जाता था। उसके बाद था रास बटाई, यह अनाज निकालने के बाद बंटवारा होता था। नेक्स्ट है हमारा, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या के बाद शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में की थी। नेक्स्ट है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप। 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ये ध्यान रखना है कि अशोक के अभिलेख जो थे वो ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमेइक लिपियों में लिखे गए थे। ज़्यादातर अभिलेखों में अशोक को देवानाम्पियदर्शी यानी देवताओं का प्रिय कहा गया है। नेक्स्ट है, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो ये थे विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने बताया कि यूनानी लेखों में वर्णित सैंड्रोकोटस वास्तव में भारतीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। जस्टिन और स्ट्रैबो जैसे यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए इसका नाम प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 15। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 150 अध्याय और लगभग 6000 श्लोक हैं। 15 अधिकरण है, 150 अध्याय हैं और 6000 श्लोक है। यह पुस्तक राजनीति और प्रशासन पर आधारित है, न कि अर्थशास्त्र पर। ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसका नाम अर्थशास्त्र है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र का वर्णन है।
इसकी तुलना मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। इसकी स्थापना 1951 में बिहार सरकार द्वारा पाली भाषा और बौद्ध धर्म के अध्ययन और अनुसंधान के लिए की गई थी। इसे एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। इसका विचार भिक्षु जगदीश कश्यप ने दिया था। यह प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की परंपरा को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजगीर में। यह राजगीर की रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। यह पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर से बना है। इसकी ऊंचाई लगभग 400 मीटर है। इसे जापानी बौद्ध भिक्षु निचिदात्सु फूजी के मार्गदर्शन में बनाया गया था। स्तूप के चारों कोनों पर बुद्ध की 4 स्वर्ण प्रतिमाएं हैं जो उनके जीवन के 4 चरणों को दर्शाती है। नेक्स्ट है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचम, 5वीं पीढ़ी का है। वर्तमान बोधि वृक्ष मूल वृक्ष नहीं है बल्कि उसी वंश का 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। मूल वृक्ष को राजा शशांक ने कटवा दिया था, ये ध्यान रखना है। वर्तमान वृक्ष को अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1881 में लगवाया था। इसी वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लिच्छवियों के द्वारा। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है जो वज्जी संघ का हिस्सा था। लिच्छवी शासकों को राजा कहा जाता था और उनकी अपनी एक प्रशासनिक परिषद थी। भगवान महावीर का जन्म इसी वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। हर्यक वंश के शासक उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर बसाया और अपनी राजधानी राजगृह से यहाँ पर स्थानांतरित की थी, यानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था कुसुमपुर या पुष्पपुर। कुसुमपुर या पुष्पपुर। बाद में शेरशाह सूरी ने इसका नाम क्या रख दिया था? पटना रख दिया था। किसने रखा था ये? तो ये शेरशाह सूरी ने रखा था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने 1225 में बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार कर मलिक जानी को बिहार का पहला सूबेदार बनाया था। इल्तुतमिश ने गयासुद्दीन ऐबज, जो कि बंगाल का शासक था, को हराकर बिहार को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया था। नेक्स्ट है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने 1532 में चुनार के किले का घेरा डाला था जो उस समय शेर खान यानी कि शेरशाह सूरी के नियंत्रण में था। यह घेराबंदी लगभग 4 महीने तक चली थी। चुनार दुर्ग को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। नेक्स्ट है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1576 ईस्वी में। अकबर ने दाऊद खान करारानी को हरा करके 1576 में बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। 1580 में अकबर ने बिहार को एक अलग प्रांत बनाया था, ये ध्यान रखना है, और मुनीम खान को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था। 1580 में इसे एक सूबा बनाया, प्रांत यानी कि राज्य कह सकते हैं, प्रांत, और यहाँ का जो गवर्नर था वो था मुनीम खान। नेक्स्ट है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नूरजहाँ ने बनाया था। नूरजहाँ ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग, मिर्जा गियास बेग, इसे एतमादुद्दौला भी कहते हैं। इसकी याद में 1622 से 28 के बीच में बनवाया गया था। यह भारत की पहली इमारत है जो पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर से बनी है। इसमें पहली बार पितरा द्योरा यानी कि कीमती पत्थर पर जड़ाई वाली तकनीक का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ था। ये ध्यान रखना है कि पितरा द्योरा एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये पितरा द्योरा क्या है? तो ये कीमती पत्थर की जड़ाई वाली तकनीक है। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने
भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया, जिससे सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। इस घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था और कैनिंग ही भारत के पहले वायसराय भी बना था। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो ये कब प्रदान की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है 12 अगस्त 1765 को। तो ये कैसे हुआ था? तो बक्सर के युद्ध 1764 में हार के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसके तहत शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को दीवानी अधिकार यानी कि राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया था। इसके बदले में कंपनी ने सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया था। यह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नींव थी, ऐसा समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कुंवर सिंह ने। बिहार के आरा में जगदीशपुर के स्थान से एक 80 वर्षीय जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। उन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है। उन्होंने छापामार युद्ध नीति का प्रयोग किया और ब्रिटिश सेना को कई बार धूल चटाई थी। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, पुस्तक 1984 को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जॉर्ज ऑरवेल। यह एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो निरंकुश शासक और निगरानी पर आधारित है। जॉर्ज ऑरवेल का जन्म बिहार के मोतिहारी में हुआ था और इसी पुस्तक में बिग ब्रदर शब्द प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उन क्षेत्रों से भर्ती बंद कर दिया जहां से विद्रोह शुरू हुआ था, जैसे कि अवध से और बिहार से विद्रोह शुरू हुआ था, तो वहां से सेनाओं को लेना बंद कर दिया था। उन्होंने लड़ाकू जातियों जो कि मार्शल रेसेस थी उनका सिद्धांत विकसित किया। भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के लिए पील कमीशन का गठन भी किया गया था और सेना में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात घटा करके 2:1 कर दिया गया था। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है 1942 ईस्वी में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में बलदेव सहाय ने बिहार के महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। महाधिवक्ता राज्य का क्या होता है? वो सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन भी है। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार के किस बड़े अधिकारी ने इस्तीफा दिया था? तो आंसर होगा बलदेव सहाय ने, क्योंकि ये महाधिवक्ता थे उस समय। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है 1911। तो 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। विभाजन शुरू कब हुआ था? तो ये 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा शुरू हुआ था और 1911 में घोषणा हुई थी कि भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली की जाएगी। इसी समय बिहार को बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत बनाने की भी घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1917 में। डॉक्टर M.E. सैडलर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए किया गया था। इस आयोग ने 10+2+3 शिक्षा पद्धति का सुझाव दिया था। 10+2+3 मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया था। आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद इसके दो भारतीय सदस्य भी थे इसमें शामिल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी 1876 ईस्वी में। इसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था यानी कि प्रिकर्सर माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्ग और जनमत को एकजुट करना था। 1886 में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के बाद गांधी जी से वैचारिक मतभेद के कारण इस्तीफा देकर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसकी स्थापना मुंगेर, बिहार में भी इसकी शाखाएं बहुत सक्रिय थी। इसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में वामपंथी और क्रांतिकारी शक्तियों को एकजुट करना था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? इसका ऑप्शन होगा बी। गांधी जी ने
अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। गांधी जी इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक बड़े अवसर के रूप में देख रहे थे। खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के पद को बहाल करने के लिए चलाया गया था और नवंबर 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने ही की थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो ऑप्शन होगा बी, राजवा मत आंदोलन। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन यानी संवैधानिक आंदोलन। नरमपंथी नेता कानून के दायरे में रहकर प्रार्थना, याचिका और विरोध यानी कि 3 P's इसको बोलते हैं। कौन कौन से थे? एक था प्रेयर, दूसरा था पेटिशन और तीसरा था प्रोटेस्ट। तो इसमें क्या था? प्रार्थना, याचिका और विरोध, ये विश्वास करते थे नरमपंथी नेता। प्रमुख नेता इसके कौन कौन से थे? तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता थे। उनका लक्ष्य पूर्ण स्वराज नहीं बल्कि क्रमिक सुधार था। नेक्स्ट देखते हैं, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन लोग डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे और जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए नियति भीड़ पर गोलियां चलवाई। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने प्रेस की स्वतंत्रता और भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने जैसे राजनीतिक सुधारों की पहली बार वकालत की थी। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में प्रस्ताव पारित हुआ और 9 अगस्त की सुबह आंदोलन शुरू हो गया। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ब्रिटिश सरकार ने नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था इसी आंदोलन के समय। नेक्स्ट है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1920 में। यह 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से आंदोलन शुरू हुआ था। दुर्भाग्यवश इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का क्या हुआ? निधन भी हो गया था। यह गांधी जी के नेतृत्व में पहला बड़ा जन आंदोलन था और चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 के बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था। कब? 5 फरवरी 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुआ था उसके वजह से इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1919 में। इसे काला कानून कहा गया। इसके तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। इसका आधिकारिक नाम एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट था। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंपारण में। 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण आए थे और यह तिनकठिया पद्धति यानी कि 3/20 भाग पर नील की खेती के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया था। यह भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1908 में। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्स फोर्ट की बग्गी पर बम फेंका। गलती से प्रिंगल केनेडी की पत्नी और बेटी मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने खुदकुशी कर ली और खुदीराम बोस को 18 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना। प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी और उन्होंने पटना क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन और महिला जागरण में सक्रिय भूमिका निभाई थी। वे प्रसिद्ध गांधीवादी थी और कस्तूरबा गांधी के साथ साबरमती आश्रम में भी रही थी। उन्होंने महिला चरखा समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद में रखा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बांकीपुर जेल। कहाँ पर है? ये पटना में है।
9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना में गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया था। उसी समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था, जहां से वे दीवार फांदकर भाग निकले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और उन्हें देश रत्न कहा जाता है। नेक्स्ट है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। हालांकि यह क्षेत्रीय आंदोलन था, लेकिन गांधी जी के जुड़ने से यह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ। गांधी जी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। और इसी आंदोलन की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो कि 1934 में बनाई गई थी। और जयप्रकाश नारायण क्या थे? ये इसके सचिव थे, अध्यक्ष नहीं थे, सचिव थे। इन्होंने 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इन्हें मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1999 में भारत रत्न इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट है, रांची शहर स्थित है, तो ये कहाँ पर है? तो ये झारखंड की राजधानी है। वर्ष 2000 में बिहार के विभाजन के बाद रांची नवनिर्मित राज्य झारखंड की राजधानी बन गई थी। रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। कर्क रेखा रांची शहर के बिल्कुल पास ओरमांझी से गुजरती है, ओरमांझी जगह से गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा की कितनी प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 67%। तो ये 2008 का प्रश्न है, तो उस हिसाब से ये परसेंटेज होगा 67%। भारत में बिजली उत्पादन और औद्योगिक ईंधन के लिए कोयला सबसे प्रमुख स्रोत है। वर्तमान में भी आप देखें तो भारत की लगभग 50 से 55% ऊर्जा जरूरत कोयले से ही पूरी होती है। भारत में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला एंथ्रासाइट है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है हमारे पास। देखिए, दो होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, एंथ्रासाइट सबसे उच्च क्वालिटी का है, उससे थोड़ा सा घटिया बी है, इससे थोड़ा सा घटिया सी और सबसे घटिया पीट है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा बिटुमिनस वाले कोयला पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजमार्ग से। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़कों का मात्र 2% है, लेकिन ये देश के 40% यातायात का भार ढोते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? नेशनल हाईवे 44 है, NH 44। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है, किससे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लघु एवं बृहद परियोजना से। भारत में सिंचाई का एक बड़ा हिस्सा लघु सिंचाई यानी कि कुएं, ट्यूबवेल और बड़ी नहर परियोजना पर निर्भर थे। भारत में सर्वाधिक सिंचाई है वह नलकूपों द्वारा ही होती है। नलकूप मतलब ट्यूबवेल्स। उत्तर प्रदेश नलकूप सिंचाई में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्वी मानसून से। भारत की लगभग 75 से 80% वर्षा जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यह मानसून सबसे पहले केरल के तट पर जून के प्रथम सप्ताह पहुंचता है। सर्दियों में तमिलनाडु के तट पर होने वाली वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून लौटता हुआ मानसून से होती है। नेक्स्ट है, रेलवे के जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, तो ये कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार में। हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। ये है ECR का मुख्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। बिहार में स्थित यह रेलवे का एकमात्र जोन मुख्यालय है, ये ध्यान रखना है। कौन सा है ये? हाजीपुर। और यह है ECR का मुख्यालय, पूर्व मध्य रेलवे का। हाजीपुर अपने चीनिया केले के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर की वृद्धि दर क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, 12.6%। 1991 में साक्षरता दर थी जो थी वो थी 52.2% और 2001 में ये बढ़कर हो गई 64.8%। अब देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो है 74.04%। केरल सबसे अधिक साक्षर और बिहार सबसे कम साक्षर है 2011 की जनगणना के हिसाब से। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 2000 में छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य बन गया।
तो आप देखिए इसमें जो क्रम है वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तब उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 324 किलोमीटर। 2001 में जनसंख्या घनत्व 324 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर था और 2011 में ये कितना है? 2011 में है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? बिहार का है। ये कितना है? तो ये है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या है लगभग 102.7 करोड़। ये किसके हिसाब से होगा? क्योंकि प्रश्न आया है 2008 का, तो जनसंख्या जनगणना जो हुई होगी 2001 के हिसाब से ये प्रश्न पूछा गया होगा। उस समय थी 102.7। तो एक्चुअल जो होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा। ये भी 102.7 ही है, लेकिन ये होगा 102, 70, 15, 247। 2011 में ये बढ़कर कितना हो गया है? लगभग 121 करोड़ हो गया है। और वर्तमान अनुमान यानी कि 2024 से 26 के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी बन चुका है, जिसकी आबादी 150 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। नेक्स्ट है, भील जाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। भील भारत की एक प्रमुख जनजाति है जो मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत की दूसरी सबसे बड़ी, और कुछ आंकड़ों में तो ये पहली सबसे बड़ी भी हो सकती है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बिल्लू शब्द से हुई, जिसका अर्थ है धनुष। तो भील जनजाति के लोग धनुष और बाण का प्रयोग करते थे, उसी के नाम पर इनका नाम बिल्लू, और बिल्लू से हो गया भील। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और इसे हम मकर संक्रांति या विंटर सोलिस्टिस और दक्षिणी गोलार्ध के लिए समर सोलिस्टिस कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध जहाँ भारत है वहाँ पे सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। तो यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट के साथ स्थित दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली है। इसे समुद्र का बागीचा भी कहते हैं और यह अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी इसे शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वींसलैंड है और ये इसके उत्तर पूर्वी इलाके में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ग्रेट बैरियर रीफ है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि ऑस्ट्रेलिया किस दिशा में है, तो आप इसे ऑस्ट्रेलिया को ऐसे दो हिस्सों में बांट दें। ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, यानी कि पूरब उत्तर, यानी उत्तर पूर्वी एरिया में क्या है? हमारा ग्रेट बैरियर रीफ है। नेक्स्ट है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है। ये कहाँ पे है? तो ऑप्शन होगा डी, अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र था, जिसे 1983 से 84 में स्थापित किया गया था। भारत के अन्य अंटार्कटिका केंद्र हैं मैत्री की कब स्थापित किया गया था? 1989 में। और भारतीय है ये किया गया था 2012 में। और दक्षिण गंगोत्री कब हुआ था? 1983 से लेकर के 84 में स्थापित हुआ था। यहाँ पे ध्यान देना है कि वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री बर्फ में दब जाने के कारण केवल सप्लाई बेस के रूप में ही उपयोग होता है। नेक्स्ट है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो इसमें से कौन सा यूरोप में है? तो ये होगा आंसर आल्प्स। हिमालय एशिया में है, एंडीज नॉर्थ अमेरिका, रॉकी नॉर्थ अमेरिका, एंडीज साउथ अमेरिका में है। तो आल्प्स कहाँ है? यूरोप में। तो आल्प्स यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है जो कहाँ से गुजरती है? तो देखिए, फ्रांस, उसके बाद है स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद इटली, उसके बाद ऑस्ट्रिया, जर्मनी में भी थोड़ा सा हिस्सा आता है, और उसके बाद यहाँ पे स्लोवेनिया है, इसमें भी थोड़ा सा हिस्सा आता है, और थोड़ा सा हिस्सा क्रोएशिया में भी आता है। यहाँ पे बाकी चीज़ों में ध्यान रखना है कि एंडीज दक्षिण अमेरिका, यानी यह विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। रॉकी कहाँ पे है? ये उत्तरी अमेरिका में है। हिमालय एशिया में है। और आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है माउंट ब्लैंक। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है? अत्यधिक गर्म कौन सा स्थान है? तो ये होगा सहारा, ये अफ्रीका का रेगिस्तान है। अत्यधिक ठंडा कौन है? तो ये अंटार्कटिका है।
अत्यधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो चेरापूंजी में होती है, मेघालय जो कि भारत में है। उसके बाद है अत्यधिक सूखा, तो ये चिली, अटाकामा मरुस्थल वाला हिस्सा जो है सबसे सूखा है, अटाकामा मरुस्थल। वर्तमान में दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान अभी मासिनराम हो गया है, और चिली का जो अटाकामा है वो दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश क्या है? तो ये होगा ऑप्शन ए 22%। ये 2008 के आंकड़ों के हिसाब से है। आज़ादी के समय यह लगभग 50% था, जो समय के साथ घटता जा रहा है। वर्तमान में कृषि का योगदान लगभग 18 से 19% रह गया है। भले ही जीडीपी में हिस्सा कम है, लेकिन आज भी देश की लगभग 45 से 50% आबादी रोजगार के लिए कृषि पर ही निर्भर है। नेक्स्ट है, भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन है भारत सहायता क्लब, यानी कि एड इंडिया क्लब। तो एड इंडिया क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1958 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक ने के सहयोग से हुई थी, ताकि भारत के विकास के लिए विदेशी सहायता जुटाई जा सके। इसका नाम बदलकर इंडिया डेवलपमेंट फोरम कर दिया गया, भारतीय विकास फोरम, इंडिया डेवलपमेंट फोरम। यह भारत को कर्ज और अनुदान देने वाले देशों का एक समूह था। नेक्स्ट है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए किस तरीके से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था। लेबर सरप्लस है यहाँ पे, यानी कि भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है, जिसके कारण यहाँ पूंजी की तुलना में श्रमिक बहुत अधिक मात्रा में और सस्ते उपलब्ध हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि श्रम की आपूर्ति मांग से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्पाद शुल्क से। उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी को बोलते हैं। संशोधित मूल्यवर्धित को हम मॉड वैट बोलते हैं, MVAT, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। ये 1986 में पेश किया गया था, ताकि निर्माण प्रक्रिया में कच्चे माल पर लगने वाले कर पर कर, यानी कास्केडिंग इफेक्ट जनरेट ना हो। अब यह व्यवस्था जीएसटी के अंतर्गत समाहित हो चुकी है। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो ये था बी, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका मुख्य लक्ष्य तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास करना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो ये था तीव्रतर, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। अब पंचवर्षीय योजनाओं की जगह नीति आयोग के एक्शन एजेंडा ले ली है। नेक्स्ट देखते हैं, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन, देखिए, हरित क्रांति से भी है, श्वेत क्रांति से भी है, नीली क्रांति से भी। तो आंसर हो जाएगा डी। इसमें कृषि क्षेत्र की सभी क्रांतियाँ जनरली शामिल हैं, हरित, श्वेत, नीली, पीली जो भी है एक साथ लेकर चलने का रखा गया था इसमें। हरित क्रांति किससे संबंधित होती है? खाद्यान्न से। श्वेत क्रांति दूध से। नीली क्रांति मछली। पीली क्रांति तिलहन से। गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज से। लाल क्रांति मांस और टमाटर से। नेक्स्ट है, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है, तो ये किसका होता है? तो ये वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। तो ऑप्शन होगा ए। बाकी सभी करेंसी नोट, जैसे कि 2 रुपये से लेकर के लगभग 2000 के तक जो भी नोट हैं, उन पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट को भारत सरकार जारी करता है, जबकि बाकी नोट आरबीआई जारी करता है। 1 रुपये के नोट को भारत सरकार लिखा होता है, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं। नेक्स्ट है, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो ये थी बी, 1966 से 69। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1962 में। फिर भारत पाक युद्ध हुआ 1965 में, और भीषण सूखे के कारण तीसरी योजना के बाद चौथी योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी। तो इस 3 साल की अवधि में 3 एक वर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, 1966 से 1969। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो ये जनता सरकार द्वारा की गई थी। 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने सरकार ने 5वीं योजना को समय से पहले समाप्त कर अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान शुरू किया था। रोलिंग प्लान की अवधारणा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गुन्नार मिर्डल ने दी थी।
गुन्नार मिर्डल ने दी थी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं गुन्नार मिर्डल। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? तो ये थी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था उस समय के संदर्भ में। यह प्रश्न 2008 का है। तब क्रय शक्ति क्षमता जो थी, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत काफ़ी आगे था। वर्तमान में नॉमिनल जीडीपी के मामले में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे था? तो ये था ऑप्शन डी, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। दूसरी हरित क्रांति का जोर टिकाऊ कृषि, मृदा स्वास्थ्य और बायोटेक बीजों के उपयोग पर है ताकि उत्पाद के साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। पहली हरित क्रांति 1960 के दशक मुख्य रूप से गेहूं और चावल पर केंद्रित थी। दूसरी हरित क्रांति में दालों, तिलहन और फलों पर भी ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा क्या है? तो ऑप्शन होगा इसका डी, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। सरल शब्दों में राजकोषीय घाटा वह कुल राशि है जो सरकार को अपने खर्चे को पूरा करने के लिए उधार लेनी पड़ती है। तो इसका सूत्र मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ माइनस उधार। यह देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का सबसे बड़ा संकेतक है। अधिक राजकोषीय घाटा महंगाई बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है, नंदीग्राम में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सलीम समूह को। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप को अनुमति दी गई थी, जिसका वहाँ काफ़ी विरोध हुआ था। सेज का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश आकर्षित करना था। भारत में सेज अधिनियम 2005 में पारित हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा ए, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ध्यान रखना है, ये 2008 के संदर्भ में है। उस समय इन राज्यों को बीमारू के नाम से जाना जाता था। बीमारू, बी आई से बिहार, पी से बिहार, एम से एमपी और यू से यूपी और आर से राजस्थान। तो यहाँ से एम से एमपी था, बी से बिहार था और आर से राजस्थान, यू से यूपी। नेक्स्ट है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वृद्धि होगी। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। वह पैसा है जो बैंकों को RBI के पास अनिवार्य रूप से जमा रखना पड़ता है। अगर RBI इसे कम कर दे तो बैंकों के पास जनता को लोन देने के लिए ज़्यादा पैसा होगा, जिससे बाजार में पैसे की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो मैं इसका एक ट्रिक लिख देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, जब CRR कम होगा तो लोन क्या होगा? सस्ता होगा। और जब लोन सस्ता होगा तो बहुत सारे लोग लोन लेंगे और उसे अपने अलग अलग कामों में निवेश करेंगे और इससे अर्थव्यवस्था में क्या आएगी? तेजी आएगी। यदि हम CRR बढ़ा देता है RBI तो लोन क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। महंगा होने की वजह से महंगाई पर, यानी कि सबके पास पैसा कम होगा, डिमांड कम हो जाएगा, सप्लाई ज़्यादा रहेगा तो महंगाई पे लगाम लग जाएगी। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। तो समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम कीजिए। विचार के अनुसार क्रम करना है। तो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार सही क्रम जो होगा वो होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सार्वभौमिक पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद समाजवादी दूसरे नंबर पे, पंथ निरपेक्ष तीसरे, धर्मनिरपेक्ष को ही पंथ निरपेक्ष कहेंगे, और लोकतंत्रात्मक यानी कि प्रजातंत्रात्मक, तो ये हो जाएगा 4। तो कौन कौन हो गया? 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन हो जाएगा हमारे 80 का ए। याद रखना है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। वह सदन में मतदान नहीं कर सकता, लेकिन बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष हमेशा लोकसभा का सदस्य होता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन। ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न, तो इसे याद रखना है कि ये जो संविधान संशोधन आया था ये 1989 में
आया था और 326 अनुच्छेद में इसके वजह से बदलाव कर मतदान की आयु कम की गई थी। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। यह कानून युवाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 70 के तहत ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। भारत के इतिहास में अब तक केवल न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ही ऐसे सीजेआई हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला है। नेक्स्ट है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक प्रशासकीय अधिकरण। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच पंचायत समिति एक प्रशासनिक कड़ी का काम करती है। इससे संबंधित जो फैक्ट याद रखना है कि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आई थी जिन्होंने पंचायती राज में त्रिस्तरीय सुझाव दिया था और 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रमांक है? मोहम्मद हामिद अंसारी का, यहाँ पे हामिद छूट गया है, मोहम्मद हामिद अंसारी का, तो ये होगा ऑप्शन सी, 12वां। हामिद अंसारी 12वें व्यक्ति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए थे। वर्तमान में 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रहे थे जो अब हट गए हैं। ये 14वें व्यक्ति के रूप में इस पद पर थे। नेक्स्ट है, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का विचार था कि न्याय को गरीब लोगों के दरवाजे तक पहुंचना चाहिए, न कि लोगों को अदालतों के चक्कर काटने चाहिए। भारत का पहला मोबाइल कोड 2007 में हरियाणा के मेवात जिले में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो ये होगा ऑप्शन सी, 12वां। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला और पहली आदिवासी राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। कोई भी बिल कानून तब बनता है जब उसे दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर मिल जाते हैं। राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति भी होती है जिसके तहत वो बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या अपने पास सुरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, समाप्त होने का ये विषय नहीं है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। सदन का कोई कार्यकाल नहीं होता, सदन भंग नहीं होता। जैसे लोकसभा सदन का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 5 साल बाद वो भंग हो जाता है, फिर नया गठित होता है और प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं राज्यसभा में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसे? तो ये होगा आंसर राष्ट्रपति को। भले ही जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति राज्य में होती है, लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और इस्तीफा दोनों राष्ट्रपति द्वारा संचालित होते हैं। हाई कोर्ट जज की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो ये होती है 62 वर्ष। इन्हें उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिससे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, यानी कि ये लगभग महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक की कार्यवाही में भाग ले सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य न होते हुए भी दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है और बोल सकता है, लेकिन वह वोट नहीं दे सकता। अनुच्छेद 76 में इस पद का वर्णन है। यह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और सर्वोच्च वकील होता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां कौन सा है? ये 11वां 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। इन्हें अनुच्छेद 51A में रखा गया है और यह रूस यानी कि USSR से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो ऑप्शन होगा इसका डी। 2008 के समय यह प्रश्न आया था तो हमें उसी के हिसाब से ये सोचना है। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितना है? 22 भाषाएं हैं। मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, ये 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, एशिया कप 2007 की विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे।
तो इसका आंसर होगा दिलीप तिर्की। तो भारत ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 7-2 से हराया था। दिलीप तिर्की भारत के महान डिफेंडर रहे हैं और वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन बी 15%। उस समय के हिसाब से बांग्लादेश की संसद का नाम क्या था? तो जातीय संसद है नाम, और समय समय पर संवैधानिक संशोधन के जरिए वहाँ आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। तो आप ये फाइनल ना ही याद रखें। नेक्स्ट है, इन देशों में से कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है? तो जो समूह सदस्य है वहाँ पे देखिए, कनाडा, अलास्का, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रसिया और जापान है। तो इसमें स्पेन नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 96 का सी। वर्तमान में यह ग्रुप G8 से हट करके अब G7 बन गया है। क्यों? क्योंकि 2014 में जो क्रीमिया का विवाद हुआ था उसके वजह से रूस को बाहर कर दिया गया था। तो रूस को अगर आप हटा देंगे तो केवल अब 7 ही बचे हुए हैं, इसे हम G7 अब कहते हैं। नेक्स्ट है, लिट्टे इसके लिए है। तो लिट्टे मतलब LTTE, लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल एलम। तो यह श्रीलंका का एक उग्रवादी संगठन था जो वहाँ के तमिलों के लिए एक अलग देश ईलम की मांग करता था। 2009 में इसके प्रमुख प्रभाकरण की मृत्यु के साथ ही इसका अंत हो गया था। इसी संगठन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से भी जुड़ा हुआ है। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा? 97 का बी, लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल। नेक्स्ट है, G15 क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्व के विकासशील देशों का संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। विकासशील देश यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए भारत इसका संस्थापक सदस्य था। इसमें वर्तमान में 15 से अधिक यानी कि लगभग 17 देश शामिल हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने उन 15 का राजधानी का नाम दिया हुआ है। मेक्सिको का मेक्सिको सिटी, जॉर्ज टाउन का किंगस्टन, वेनेजुएला का कैराकस, चिली की सैंटियागो, अर्जेंटीना ब्यूनोस आयर्स, ब्राज़ील का ब्रासिलिया, सेनेगल डकार, अल्जीरिया का अल्जियर्स, इजिप्ट का कायरो, ईरान का तेहरान, भारत का नई दिल्ली, श्रीलंका कोलंबो, यहाँ पे कोलालमपुर, और ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, केन्या की राजधानी नैरोबी। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बंगलुरु में। इसका पूरा नाम क्या था? तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, NLSIU, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। यह आज भी भारत के टॉप कॉलेजों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन होगा ए, नेल्सन मंडेला। 1990 में दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोधी नेता नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं, और उन्हें 1987 में दिया गया था। मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो आंसर होगा इसका पत्रकारिता के क्षेत्र में। यह अमेरिका का प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1917 में जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के अनुसार हुई थी। इसे कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। नेक्स्ट है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन होगा इसका पोलो। पोलो को राजाओं का खेल भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु भी चौगान, जिसे हम पोलो कहते हैं, खेलते समय घोड़े से गिर करके हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जर्मनी। सुरक्षा परिषद में केवल 5 स्थायी सदस्य है, P5। कौन कौन से? USA है, फिर USSR यानी कि रसिया है, उसके बाद चीन है, चाइना, उसके बाद है फ्रांस, उसके बाद है ग्रेट ब्रिटेन। यही 5 है। इन 5 देशों के पास वीटो पावर होती है। कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 10 अस्थायी होते हैं जो 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, आसियान इसके लिए है। तो आसियान का जो फुल फॉर्म है, एशिया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ऑप्शन होगा हमारा सी। यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये जकार्ता में है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है।
इसमें 10 मुख्य सदस्य देश हैं, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर और भी। भारत इसका सदस्य नहीं है लेकिन डायलॉग पार्टनर है। ये 2008 के हिसाब से चीज़ें दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट है नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोचीन। यह भारतीय नौसेना का सबसे पुराना नौसैनिक हवाई केंद्र है। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन होगा इसका बी, हैदराबाद। भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि BDL भारत का एक सार्वजनिक रक्षा उपक्रम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। यह मुख्य रूप से गाइडेड मिसाइल जैसे कि आकाश, अग्नि और रक्षा उपकरण बनाता है। नेक्स्ट है कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। इसमें आप देख सकते हैं मैप में कनाडा, USA, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रसिया और जापान। अब तो G8 ना होके G7 हो गया है और इसमें रसिया नहीं है। नेक्स्ट है चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइना न्यूज एजेंसी। उसको वहाँ के लैंग्वेज में बोलते हैं सिन हुआ, इंग्लिश में लिखते हैं सिन हुआ। इसे आधिकारिक तौर पर सिन्हुआ समाचार एजेंसी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी समाचार एजेंसियों में से एक और सीधे चीनी सरकार के नियंत्रण में काम करती है। नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1956 ईस्वी। भारत सरकार ने 1 सितंबर 1956 को 245 निजी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके LIC की स्थापना की थी। LIC का मुख्यालय कहाँ है? LIC का जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई में। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो योग क्षेमम वहा मह्यम, आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1999 में। 1 जनवरी 1999 को यूरो को अदृश्य मुद्रा यानी बैंकिंग लेन देन के लिए रूप में लॉन्च किया गया था। यूरो के सिक्के और नोट 1 जनवरी 2002 से प्रचलन में आए। यह यूरोपीय संघ के देशों की आधिकारिक मुद्रा है। नेक्स्ट है भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो इन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से रेड कॉरिडोर कहा जाता है, जहां उग्रवादी वामपंथी गतिविधियां अधिक रही हैं। नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गाँव से हुई थी। भारत सरकार इसके समाधान के लिए समाधान जैसी योजनाएं चला रहा है। समाधान, हालांकि ये प्रश्न जो है 2008 के हिसाब से है, तो मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। अभी बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, रेड कॉरिडोर लगभग साफ हो चुका है। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1965 होना चाहिए यहाँ पे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 दिसंबर 1965 को BSF का गठन किया गया था। इसे भारत की रक्षा की पहली दीवार कहा जाता है। यह मुख्य रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर तैनात रहती है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्फिग्मोमैनोमीटर। यह यंत्र धमनियों में रक्त के दबाव को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है 120/80 mm/Hg। एनीमोमीटर से क्या नापते हैं? एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये नाम है साइनोकोबालामिन, जिसमें कोबाल्ट धातु मौजूद होती है। इस विटामिन की कमी से पर्नीशियस एनीमिया यानी रक्त की कमी रोग हो जाता है। यह मुख्य रूप से मांस, मछली और दूध के उत्पादन में, दूध वाले प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लीवर। एफ्लाटॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है जो फफूंद जैसे कि एस्परगिलस द्वारा उत्पन्न होता है। ये लीवर कैंसर का कारण बन सकता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये ध्यान रखना है, और यह जहरीले पदार्थों को बेअसर करने का काम करता है। नेक्स्ट है रडार का आविष्कारक कौन था? तो ये था रॉबर्ट वॉटसन। रडार का पूर्ण नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तु जैसे कि विमान की दूरी, गति और दिशा का पता लगाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका व्यापक विकास हुआ था। नेक्स्ट है यदि किसी विद्यार्थी के तैराक नहीं होने की प्रायिकता 1/5 है तो 5 विद्यार्थियों में से 4 तैराक होने की प्रायिकता क्या होगी? यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये 5 नहीं होगा, सिर्फ प्रायिकता पूछ रहा है।
तो हमें बताना है। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ हमें n का मान क्या दिया है, 5 दिया है कि 4 में से 5, यहाँ 5 विद्यार्थियों में से 4 तैराक होने की प्रायिकता बतानी है। तो तैराक होने की प्रायिकता क्या होगा, p बराबर 1 माइनस 1/5, क्योंकि तैराक नहीं होने की प्रायिकता दिया है 1/5, तो होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 में से घटा देंगे इसको तो ये हो जाएगा 4/5। तो तैराक न होने की प्रायिकता 1/5 दिया है, तैराक होने की प्रायिकता p, ये p बराबर 4/5 मिल गया हमें। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है p x बराबर r इज इक्वल टू एन सी आर इंटू पी के पावर r इंटू q के पावर n माइनस r। तो देखिए यहाँ पे n क्या दिया है 5, c क्या है r, हमें 5 में से 4 को तैराक होने की प्रायिकता निकालनी है, इंटू p का पावर यानी 4/5 का पावर r मतलब 4 हो जाएगा, इंटू q क्या है, q 1/5 है, और n क्या है, n 5 है, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। तो आप इसमें से देखिए कौन सा इसका आंसर हो, 5c4, 4/5 का पावर 4 इंटू 1 का पावर 5 का पावर 1। यहाँ पे एक छूट गया है, ये वाला 1/5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी के ऐसे सवाल बीपीएससी में अक्सर कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए पूछे जाते हैं। तो पिछला वाला अगर आप 47वां बीपीएससी का देखेंगे मेरा वीडियो, तो उसमें भी सेम तरीके का प्रश्न पूछा गया है। 7 + 10x - 5x² का अधिकतम मान निकालना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं y बराबर 7 + 10x - 5x²। इसे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dy/dx बराबर ये हो जाएगा 10 - 10x। फिर इसको हम क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, d2y/dx², तो ये हो जाएगा -10 जो कि लेस दैन 0 है, यानी कि x के सभी मान के लिए हमें क्या मिलेगा, मतलब इस पे यहाँ से जो हम x का मान निकालेंगे उसके लिए हमें ये y हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, तो x का मान क्या होगा, 10/10 बराबर 1, यानी कि 1 पे हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो y मैक्स बराबर क्या होगा, मैक्स मतलब अधिकतम, तो 7 + 10 × 1 - 5 × 1 का स्क्वायर। तो 7 + 10 - 5, तो 10 7 17 में से 5 गया 12, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हमें वक्र दिया है y बराबर 1 + 2x - 3x² का वह बिंदु जहाँ पर स्पर्श रेखा x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो स्पर्श रेखा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, dy/dx का स्लोप निकालेंगे। तो y हमें दिया है कितना, 1 + 2x - 3x²। तो यहाँ से dy/dx निकालेंगे तो ये क्या होगा, 2 हो जाएगा, ये -6x हो जाएगा। dy/dx बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर dy/dx हमें कहाँ पे निकालना है, यहाँ पे दिया है 2 - 6x। थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, tan 45 1 हो जाएगा, 2 - 6x, तो ये हो गया 6x बराबर 1, तो x बराबर 1/6, यानी x का मान वक्र में रखने पर हमें जो y मिलेगा वही उसका बिंदु हो जाएगा। देखिए तो x बराबर 1/6 हो गया, तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 + 2 × 1/6 - 3 × 1/36, तो ये 12 हो जाएगा। ये हो गया 3, तो 3 एकम 3, 4/3 - 1/12, तो ये 12 का 12, 3 चौके 12, 16 - 1, ये हो गया 15/12। इसे लिख सकते हैं हम 5/4। तो हमें क्या क्या मिला, x का मान 1/6 मिला है और y का मान 5/4 मिला है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक सिक्का 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ज़मीन से ऊपर उछाला जाता है, तब यह निम्न ऊंचाई तक उठेगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें बताना है। तो देखिए गति का जो तीसरा नियम है, v² बराबर u² - 2gh। एक्चुअल में क्या होता है, v² बराबर u² प्लस 2as। तो a यहाँ पे क्या है, a बराबर होगा -g। क्यों g माइनस होगा, क्योंकि वो नीचे की तरफ लग रहा है और सिक्का ऊपर की तरफ जा रहा है। और s यहाँ पे हमने क्या लिखा है, h रखा है, h हमें निकालना है। तो देखिए अधिकतम ऊंचाई पर जब सिक्का मान लें आपने यहाँ पे रखा है अपने हाथ में, ठीक है, आपने उछाला, ये ऊपर गया, ऊपर जाके क्या होगा, इसका वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा, वेग 0 होगा। जैसे ही वेग 0 होगा ये सिक्का वापस नीचे आएगा। तो हमारा v क्या मिला, v 0 मिला है। u कितना दिया है आपने, 9.8 मीटर पर सेकेंड से आपने सिक्के को उछाला है, यानी कि u ऐसे ऊपर गया है। और g का मान हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। h हमें क्या करना है, निकालना है। तो अब सब मान रख देते हैं इसमें, 0 9.8 का स्क्वायर -2 × 9.8 × h,
तो h बराबर क्या हो जाएगा 9.8 का स्क्वायर बटे में 2 गुने 9.8, तो इससे एक ख़त्म हो जाएगा, तो 9.8 बटे में 2 यानी कि 4.9 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्यंजक जो दिया गया है हमें 4 बटे में 3 9 का क्यूब रूट और 3 + 1 का क्यूब रूट का मान क्या होगा। जो हमारा एक्सप्रेशन दिया गया है देखिए वो दिया गया है 4 बटे में 9 का पावर 1/3 माइनस 3 का पावर 1/3 + 1। तो मान लेते हैं कि x बराबर क्या 3 का पावर 1/3 है, तो 9 का पावर 1/3 क्या होगा, ये होगा x²। ठीक है, दोनों तरफ आप अगर इसके स्क्वायर करेंगे तो 9 का पावर 1/3 बराबर x² हो जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 बटे में x² माइनस x + 1। अब देखिए हमारी जो आइडेंटिटी का हम प्रयोग करेंगे इसमें, तो x + 1 इंटू x² माइनस x + 1 बराबर होता है x³ + 1। तो यहाँ पे चूँकि हमने क्या रखा है x बराबर 3 का पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं x³ बराबर 3। तो अब क्या करेंगे हम इसमें रख देते हैं, तो ये हो गया x + 1 इंटू x² माइनस x + 1 बराबर 3 + 1, ये हो गया हमारा 4। तो देखिए अब क्या करेंगे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये वाला मान, यानी कि इसको अगर हम इसके बटे में ला दें तो ये हो जाएगा x + 1 बराबर 4 बटे में x² माइनस x + 1। यही निकालना था हमें, ठीक है, इसी का ये फॉर्म था। अब क्या करेंगे हम x का मान इसमें रख देंगे, x का मान क्या था 3 का पावर 1/3 + 1 बराबर यहाँ पे क्या होगा 4 बटे में 3 का पावर 1/3 का स्क्वायर, x² क्या था यहाँ पे, इसका था 9 का पावर 1/3 माइनस 3 का पावर 1/3 + 1, और इसी यही हमें निकालना था। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 का पावर 1/3 + 1। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा 121 का ए। नेक्स्ट है प्रत्येक x के लिए व्यंजक x इंटू x² माइनस 1 इंटू 3x + 2 का विभाजन क्या होगा। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले x = 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो पूरा समीकरण हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x = 1 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 होगा, तो सब 0 हो जाएगा। अब x = 2 यदि रखेंगे तो ये होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इंटू 3 दूनी 6 + 2, तो ये किसके बराबर आएगा 2 गुने 3 गुने 8, 8 3 24, 24 दूनी 48। तो यानी कि यदि आप x का कोई भी पूर्णांक मान जैसे कि x = 2 रखें तो परिणाम हमेशा क्या आ रहा है कि 24 से ये विभाजित होने वाला आ रहा है। तो ऐसा जब भी सवाल आए डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, तो सवाल में हमेशा 1 2 3 रख के चेक करना सबसे आसान तरीका है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक बिंदु दिया है 2 7 4 1 और -6 2 6 से बना त्रिभुज क्या होगा। इसका तरीका मैंने अपने पिछले वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। हालांकि ये पूछ रहा है कि ये त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु, समकोण या समबाहु। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं समझने के लिए आपके। यहाँ पे ABC हो गया, ये 2 7 हो गया, ये 4 1 और ये -2 और 6। तो दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे, तो ये क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम क्या निकालते हैं, ए बी निकाल के देखते हैं। ए बी बराबर, तो ये होगा 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर 4 और 7, फिर 1 में से 7 गया तो -6 का स्क्वायर 36, तो ये हो गया √40। उसी तरह हम क्या करेंगे BC निकालेंगे, तो BC के लिए -2 में से -4 जब -6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 में से 1 गया 5, तो 25 उसका हो जाएगा। तो 36 + 25 कितना हो गया, ये 61। उसके बाद हम निकालते हैं AC बराबर क्या होगा √2 में से ये -2 घटाएंगे तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 और फिर 7 में से 6 घटाएंगे तो ये बचेगा 1, तो ये हो गया √17। ये तीनों आपस में बराबर है क्या, नहीं है बराबर। और यदि आप इसका स्क्वायर करके इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तब भी बराबर नहीं आएगा, यानी कि ये समकोण भी नहीं है, समद्विबाहु भी नहीं है और समबाहु भी नहीं है। तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट है यदि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, a = πr² होता है। यहाँ पे r क्या है, वेरिएबल है, यानी कि r बदल रहा है।
तो हम इसे क्या करेंगे, समय के सापेक्ष बदल रहा है प्रति सेकेंड, तो हम इसे समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे डी ए बाई डी टी से। तो ये क्या होगा 2πr इंटू डी आर बाई डी टी। अब देखिए हमें प्रश्न में क्या क्या दिया है, डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी का मतलब क्या है कि त्रिज्या समय के साथ कितना बदल रही है, तो ये बदल रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे दिया हुआ है हमें बताना है क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, यानी कि डी ए बाई डी टी निकालना है एट आर इज इक्वल टू 10 पर। तो ये होगा 2 गुने 2π10 और डी आर बाई डी टी दिया है 3, तो 10 3 30, 3 दूनी 60π। 60π हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक परिवार अपनी आय का 30% भोजन पर, 10% वस्त्रों पर, 18% मकान पर और 7% अन्य पर खर्च करता है। यदि परिवार की मासिक आय 4000 है तो 15000 रुपये बचाने में कितने माह लगेंगे। तो देखिए कुल खर्च प्रतिशत कितना है, इसका कुल खर्च कितना है, तो ये है 30%, 10%, 18% और 7%। 30 10 40, 40 18 58, 58 7 65%, तो उसने ख़त्म कर दिया है। तो बचत कितना है उसका, बचत होगा कितना 35%। कमा कितना रहा है 4000 रुपये, तो 4000 का 35% निकालेंगे तो क्या होगा, 0 से 2 0 कैंसिल, 5 के 20 के 0, 4 3 12 2 14, तो ये हो गया हमारा 1400 रुपये हर महीने वो बचा रहा है। और बचाना कितना है इसको 15000 रुपये, तो 15000 में हम क्या करेंगे 1400 रुपये से भाग दे देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 115 150 बटा में 14, तो ये होगा 10.7 महीना। तो 10.7 महीना को हम लगभग लिख सकते हैं कि 11 महीना उसको लगेगा 15,000 रुपये बचाने में। तो ऑप्शन हो गया हम 125 का सी। नेक्स्ट है, 15 आदमी तथा 15 महिलाओं को 15 युग में विभाजित करने के तरीके होंगे, जबकि हर युग में एक आदमी व एक महिला हो। तो देखिए ये क्रमचय वाला सवाल है, परमुटेशन का सवाल है। तो पहले आदमी को 15 महिलाएं मिल सकती हैं, उसी तरह दूसरे आदमी को 14 और तीसरे आदमी को 13। तो लगभग हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 15 फैक्टोरियल। तो 15 फैक्टोरियल बराबर होगा 1820 के, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2004। इसका उद्देश्य जो है वो ग्रामीण पर्यटकों को कम बजट में देश के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की सैर कराना था, तो उस उद्देश्य से विलेज ऑन व्हील्स लाया गया था। नेक्स्ट है, एक समझौता इन देशों से संबंधित है। 1 2 3 समझौता किन देशों से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा भारत और अमेरिका से। यह ऐतिहासिक भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौता से संबंधित है। इसे 1 2 3 एग्रीमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम की धारा 123 के तहत आता है। नेक्स्ट है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1206। यह संख्या समय समय पर राष्ट्रपति के आदेश और संसद के संशोधनों द्वारा बदलती रहती है, तो उस हिसाब से ये 1206 था 2007 के समय। नेक्स्ट है, वर्ष 2007 में 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था न्यूयॉर्क में। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी में हुआ था। नेक्स्ट है, फॉर्चून पत्रिका के अनुसार वर्ष 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है, तो 2007 के अनुसार कार्लोस स्लिम हेलू। वर्तमान में एलन मस्क और बर्नार्ड आर्नोल्ड इस सूची में हैं पहले और दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट है, लीड्स मेट्रोपॉलिटन विश्वविद्यालय ने जुलाई 2007 को सांस्कृतिक विविधता के लिए इस भारतीय महिला को मानद उपाधि प्रदान की, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऑप्शन डी शिल्पा शेट्टी। यह बिग ब्रदर शो जीतने के बाद चर्चा में आया था। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी रावलपिंडी में 27 दिसंबर 2007 को एक चुनावी रैली के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। वे पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार क्या है, तो ये लगभग है 16 करोड़ टन, ऑप्शन डी उस समय के हिसाब से। झारखंड अलग होने के बाद बिहार में खनिज भंडार बहुत कम रह गया है। नेक्स्ट है, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है 60%। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। वर्तमान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 54 से 56% के बीच में है, उस समय 60% था। नेक्स्ट है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो ये होगा ऑप्शन डी गंडक परियोजना। तो इसके तहत वाल्मीकि नगर में बैराज बनाया गया है।
नेक्स्ट है भारत अमेरिका परमाणु संधि के संबंध में अमेरिका का कौन सा कानून विवादास्पद बना? तो ये होगा हाइड एक्ट। हाइड मतलब HYDE, हाइड एक्ट। भारत में इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका को भारत के परमाणु परीक्षण करने पर सहयोग रोकने की शक्ति देखता था। नेक्स्ट है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या पर का प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है। तो जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करती है? तो ये लगभग 8.04% है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। 2011 में ये बढ़ करके 8.6% हो गया है। 2001 में कितना था? 8.04%। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। किसने नंबर पर? तीसरे नंबर पर। पहले नंबर पर है यूपी, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार। 2011 में भी सेम ही स्थिति है। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल 12वां राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन होगा डी, बिहार। तेलंगाना बनने के बाद बिहार क्षेत्रफल में 13वें नंबर पर अब आ गया है। और लेकिन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अब फिर से ये क्या हो गया है? 12वें पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव वर्ष 2004 में कब रद्द किए गए और पुनः मतदान कब हुआ? तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 मई और 31 मई। यह उस समय काफ़ी विवादास्पद रहा था क्योंकि यहाँ लालू प्रसाद यादव और राजीव प्रताप रूडी के बीच मुकाबला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य की शिशु मृत्यु दर क्या है? तो ये झारखंड से अधिक है। 2008 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की शिशु मृत्यु दर झारखंड से अधिक थी। अभी ताज़ा जो SRS है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, आंकड़ों के अनुसार बिहार में इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या है कि प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की संख्या। नेक्स्ट है बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुशील कुमार मोदी द्वारा। मार्च 2007 में तत्कालीन वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था। तब से हर साल बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था का पिछला लेखा जोखा होता है। नेक्स्ट है वर्ष 2007-08 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कितना प्रतिशत कम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 20%। उस समय के आंकड़ों के अनुसार बिहार का HDI राष्ट्रीय औसत से लगभग 20% पीछे था। ये ध्यान रखना है कि HDI के 3 मुख्य आधार थे, स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है वर्ष 2006 से 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का कितना था लगभग? तो ये था 56%। नेक्स्ट है वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये ऑप्शन होगा बी, कृषि। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ की उपजाऊ मिट्टी कृषि के लिए सर्वोत्तम है। राज्य की लगभग 75 से 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। बिहार लीची, मखाना और लंगड़ा आम के उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है। नेक्स्ट है बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 46%। ये आंकड़ा बजट दर बजट बदलता रहता है, लेकिन यह दर्शाता है कि राज्य के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा प्रशासनिक खर्चों में जाता है। ये 2008 के हिसाब से है, बस ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर देखिए बारदोली। बारदोली कहाँ है? तो गुजरात में है। ये गुजरात में सरदार पटेल का बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। उसके बाद चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश असहयोग आंदोलन की समाप्ति का कारण बना था 1922 में। तो ये होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4। उसके बाद यरवदा जेल महाराष्ट्र, ये यरवदा जेल जहाँ गांधी जी और अंबेडकर के बीच पुणे पैक्ट हुआ था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब सी का यरवदा का महाराष्ट्र होगा। फिर नोआखाली जो कि पश्चिम बंगाल आज़ादी के समय दंगों के कारण चर्चा में रहा था, ये वर्तमान बांग्लादेश में है। तो ये हो गया हमारा डी का 3। अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी, 2413। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है बी, अमेजन नदी। अमेजन नदी पानी के घनत्व के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी और लंबाई में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। लंबाई में दूसरी सबसे बड़ी और जो क्षेत्रफल है, मतलब वाटर एनकैचमेंट एरिया है, उसके हिसाब से सबसे बड़ी है। यह अमेजन के वर्षा वनों से होकर गुजरती है, जिन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। ब्लू बुक इसका है ब्लू बुक ब्रिटेन का। वाइट पेपर भारत और ब्रिटेन के किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट जारी करता है और ग्रीन बुक जो है वो इटली और ईरान की आधिकारिक रिपोर्ट से संबंधित है। तो बस इसी वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।